हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको लगातार केवीएस पीआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके फीड में वो इन्फॉर्मेशन आपके डायरेक्ट आ सके, आप लोगों को सर्च ना करने पड़े। देखिए, एक बार हमारा प्रीवियस ईयर पे कमांड हो जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए, सिलेबस थोड़ा ही चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम देखेंगे तो मोर और लेस आपको सेम ही सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस हमारे सामने है। देखिए, सिलेबस की भी वीडियो इसमें पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और जो मार्किंग स्कीम की है वीडियो वो भी पड़ी हुई है, और लगभग वही मार्किंग स्कीम रहेगी जो अंदाज़ा मैंने आपको बताया वीडियो में, उसी तरीके की मार्किंग स्कीम रहेगी। तो सिलेबस के बाद मार्किंग स्कीम की वीडियो आप देख लीजिए। सिलेबस की पीडीएफ ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी के आप मान के चलिए लगभग वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा हिंदी और इंग्लिश का। तो इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश की काफ़ी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी में देखिए, अभी मैंने एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर लास्ट ईयर का आप पेपर देखेंगे तो हिंदी के लगभग 10 आपके लैंग्वेज प्रोफेंसी में और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन आया करते थे पिछली बार जो पेपर हुआ है उसमें। इस बार का आप सिलेबस देखेंगे तो इस बार भी चांसेस लग रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स का लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी से, और अप्रोक्स आपको 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्टिव रहेगा वो अलग। अब इसी सीक्वेंस में जो हमारा सिलेबस है हिंदी का, उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, तो ध्यान से देखिए। देखिए, पहला तो ये है कि एक पैसेज आपको आएगा हिंदी का, वो तो आना ही आना है, ये तो क्लियर है। पैसेज में इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ का पैसेज में आपके साथ उल्लेख नहीं किया गया है या वर्णन नहीं किया गया है तो वो आप आंसर मत मारिएगा। मतलब पैसेज के हिसाब से ही हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो आपने पैसेज पढ़ा सिंपल ही पैसेज आएगा, ज़्यादा टफ पैसेज नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही आने वाला है। तो उसी के हिसाब से आपको आंसर करने हैं सारे क्वेश्चन, जैसे जो पूछा गया है वही आपको आंसर करना है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है व्याकरण की दृष्टि से, मैं आपको बताता हूँ। इस सिलेबस में भी है आपके यौगिक शब्द और आपका होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। तो यौगिक शब्द कहते हैं जो किन्हीं शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं जो अपने आप में ओरिजिनल होता है, वो किसी से मिलके नहीं बना होता है। जैसे रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हो जाएंगे घर हो गया, मक्खी हो गया, ये इस तरीके के डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आप यौगिक शब्द की बात करेंगे तो जैसे धर्म क्षेत्र हो गया, तो ये एक यौगिक शब्द है। इसी तरीके से जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। धर्म प्लस क्षेत्र से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा एज इट इज, ये आपके काम आ सकता है। यौगिक शब्द या रूढ़ शब्द से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है पर्यायवाची शब्द, जो कि आने ही आने हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो आपको याद होंगे, या कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाए। जैसे कि किनारा हो गया, तो किनारा का आपको कुछ तो याद होते हैं, लेकिन जो याद नहीं रहते हैं, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि कूल, कूल मानी भी आपको किनारा देखने को मिलेगा। मोहाना, ठीक है। तीर या कगार, ये सब आपके जो पर्यायवाची हैं वो किनारा के हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं सांप। सांप का आपको देखो, नॉर्मल वाले तो आपको पता ही होंगे, सर्प हो गया, ये सब हो गया। जो आपको नहीं पता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे व्याल हो गया, तो व्याल आपको देखने को मिलेगा। भुजंग हो गया, तो भुजंग आपको देखने को मिलेगा, सर्प का ही पर्यायवाची है। उरग हो गया, ठीक है, और अही हो गया, ये आपको सांप के पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ तो आपको पता होते हैं। व्योम हो गया, जिस तरीके से अंबर हो गया, आसमान हो गया, तो ये तो आपको पता ही है। तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल आपसे पूछे जाते हैं। अब पानी हो गया, जैसे मान लीजिए पानी के आपको कुछ तो पर्यायवाची शब्द पता होंगे, बट जो नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि तोय, ठीक है, ये पानी के लिए यूज़ होता है। अम्बू, ये भी पानी के लिए यूज़ होता है। सर, ये भी पानी के लिए यूज़ होता है। बाकी नॉर्मल वाले तो आपको पता ही है, वो आप खुद भी मार सकते हैं।
अब आप फिफ्थ वाला देखिए, पहाड़। पहाड़ से रिलेटेड इसके क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ, आप याद कर सकते हैं। जैसे कि गिरी, ये भी एक पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मेरू, ये भी आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शैल, ये भी आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा। इसके बाद आपका होगा महीधर, ये भी आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पवन। पवन का मतलब होता है हवा, और इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाल, शमित, समीर। तो ये आपको पता भी होंगे शायद पवन के। इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका अश्व। अश्व मानी आपको पता है घोड़ा होता है। तो घोड़े के और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि तुरंग, ठीक है, बाजी, सैंधव, ये आपको घोड़े के पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो समुद्र। समुद्र के आपको पता भी होंगे, नहीं पता होंगे तो आप देख लीजिए। जैसे कि आपका हो जाएगा पयोधी, ये आपका समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द यूज होता है। उदधी, ये भी आपका समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द यूज होता है। पाखार, ठीक है, नदीश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे जो आपको याद रखने चाहिए, एग्जामिनेशंस में पिछली बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं फिर से। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद से देखिए हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप संज्ञा के भेद को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जो भी आपके पास नोट्स हों। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि बस क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जो आपको इस बार भी आना चाहिए। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो ये आपको पता होगी, जो पूरी जाति का बोध कराए, ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी जाति का, पूरी जाति का बोध करा दे। जैसे कि आप मोबाइल, आप कह सकते हैं ये एक जातिवाचक संज्ञा। अगर मोबाइल का हम नाम ले देंगे कि सैमसंग, रेडमी, तो ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरीके से टीवी हो गया, बहुत नॉर्मल वर्ड आपको बता रहा हूँ। गांव हो गया, अब गांव का नाम आप ले दोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। स्कूल हो गया, ये पूरी जाति का, यानी स्कूल एक पूरा ऐसा होल की बोध कराता है ये। ठीक है, नदी हो गया, शहर हो गया, बगीचा हो गया, तो ये पूरे जो है पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो और ज़्यादा सिंपल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति का नाम, जैसे कि गांधी, ठीक है, और सोहन, ये नाम है। पहाड़ का नाम आप रख दें अगर मान लीजिए कोई भी, ठीक है, नदी का नाम आप रख दें कोई भी, तो इस तरीके के जो भी नाम होंगे, जैसे गंगा, अगर गंगा लिख देगा, गंगा नदी का नाम, तो वो नदी का नाम हो जाएगा। नदी क्या हो जाएगी, बगीचा, बगीचे का कोई नाम रख दे, जैसे मानसरोवर, तो ये आपका बगीचा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और भी भेद होते हैं संज्ञा के, जैसे कि भाववाचक संज्ञा हो गई, या और भी मैनी मोड लाइक डैट। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है विशेषण। वो भी आपको विशेषण और उसके भेद याद रखने हैं। उसमें क्या सीन है देखिए, वो भी सिंपल है। विशेषण के भेद आप देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे आपका हो गया गुणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के कुछ भेद हैं, और आपके पास नोट्स आपके हिंदी के अवेलेबल होंगे, उसमें आप देखिए। मैं तो आपको बस एक गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, ताकि आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हो सके। ठीक है, ये अपने का गाइडेंस चल रही है सिर्फ। जैसे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो किसी गुण की बात करें, ठीक है, जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, अगला, पिछला, तो इस तरीके के जो भी टर्म होते हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंदर रखे जाते हैं। लंबा, चौड़ा, गोल, ठीक है, अगला, पिछला, ईटीसी। तो इस तरीके के जो टर्म है वो गुणवाचक। संख्यावाचक में क्या आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, जो भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपके संख्यावाचक में आ जाएंगे, जैसे कि सब, कुछ, कई, अनेक। ठीक है, परिमाणवाचक की बात करेंगे तो ये मात्रा,
या तौल की बात करेंगे या माप, इसकी बात जहाँ भी होगी वो परिमाणवाचक कहलाएगा। थोड़ा, कुछ, सब, ईटीसी। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम आपकी होती हैं वो अगर ऐसा विशेषण का रोल प्ले करने लगे तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके हो गए जो रिवाइज आप कर लीजिए। बेहतरीन, आपके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अब आप एक देखिए संयुक्त अक्षर, ये आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? 4 होते हैं। ये चारों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चारों आप एज इट इज याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशंस में आसानी से क्वेश्चन आप कर पाए। देखिए पहला है त्रा। तो त्रा किन शब्दों से मिलकर बना है? ता। देखिए पहले वाले पे हलंत होगा, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि संयुक्त अक्षर दे रखा है और ऑप्शन आपको 4 दे देगा, ये किससे मिलकर बना है ये आपको बताना होता है उसमें। ठीक है, दूसरा आप अक्षर देखेंगे इसमें तो आपको देखने को मिलेगा छा। छा किस किस से मिलकर बना है आपका? क प्लस शा। तो का पे हलन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, छा भी आप एज इट इज याद रखिएगा। तीसरा आपका है ज्ञा। ये देखिए प्रीवियस ईयर में ज्ञा वाला आया हुआ भी है, तो आप इसको याद रखने की क्या करेंगे? जा पे हलंत रहेगा, ये प्लस वहाँ। ठीक है, फोर्थ नंबर का आपका है आपका श्रा। तो श्रा किस किस से मिलकर बना है आपका? शा प्लस रा। ठीक है, ये 4 आपके संयुक्त अक्षर हो गए जो संयुक्त अक्षर आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में देखिए ज्ञा वाला आ चुका है। अब हो सकता है छा पूछ ले, तो ता और रा तो आपको याद हो गया होगा, तो ता पे हलंत रहेगा, रा ऐसे ही। छा को याद करने के लिए का और शा याद कर लीजिए आप, का और शा। ठीक है, ज्ञा को याद करने के लिए जा और आ, श्रा को याद करने के लिए शा और रा। तो इस तरीके से आपके ये चारों वर्ड हो जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, तो कर्ता की विभक्ति तो सबको याद होती है, कर्ता ने होता है, यानी कि सब्जेक्ट का फील आता है। एज अ सब्जेक्ट आपको फील आएगा अगर, तो वहाँ पे कर्ता विभक्ति हो जाएगी, मतलब लगना चाहिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है उस विभक्ति के आधार पे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अगर को की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको, और अगला आपका हो जाएगा करण से। जहाँ आपको को देखने को मिले वहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म विभक्ति की बात की जा रही है, करण से या के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह साधन जिससे क्रिया होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? इसमें संप्रदान होता है के लिए या को या हेतु। संप्रदान के लिए, को या हेतु। ठीक है, तो इसमें आपको देखना किसी को कुछ दिया जाए, अगर किसी को कुछ दिया जाएगा तो उस सेंस में आपको संप्रदान विभक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपदान। आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से काकी के संबंध हो जाएगा आपका काकी के रारी रे। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा अधिकरण, इसके बाद आपका हो जाएगा संबोधन। तो ये आपको याद भी होंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न आता है वो मैंने आपको लिख के बता दिया और उसका टाइप भी बता दिया, तो ये आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बार बार बताया जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। जैसे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे विशेषण को तो आप समझ रहे होंगे, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी विशेषण के थ्रू बताते हैं हम, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं, विशेष। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए उच्चारण के आधार पे भी, वैसे इस बार के सिलेबस में तो नहीं मेंशन है लेकिन पहले क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि उच्चारण के आधार पे वर्डों का विभाजन, उच्चारण के आधार पर वर्डों का विभाजन।
ये कैसे होता है? इसमें देखिए आपको पता होंगे तालब। तालब में कौन कौन से आते हैं? यहाँ तालु का प्रयोग होता है, यहाँ तालु का प्रयोग होगा, वहाँ वो तालब में आएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। कंठ, कंठ को याद करने का क्या तरीका है? कंठ को याद करने का तरीका आप देख लीजिए, जहाँ कंठ का यूज होता हो अपना। मूर्धन्य, मूर्धन्य का आपका तरीका ये रहेगा याद करने का कि जीभ आपकी बिहाइंड टीथ लगेगी बोलते टाइम पे, जीभा आपकी जो है वो टीथ के बिहाइंड लगेगी, तो वहाँ आपके मूर्धन्य यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं दंतव्य। दंतव्य में क्या होगा? आपका अपर टीथ का यूज होगा बोलते टाइम, अपर टीथ का यूज होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओष्ठ, ओष्ठ की बात करेंगे तो इसमें लिप्स का प्रयोग होगा बोलते टाइम। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अनुनासिक की बात करेंगे अगर हम, तो अनुनासिक में आप समझ ही रहे हैं कि नोज कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तालब्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? चा, छ, ज, ठीक है, व, या, शा। आप इसे बोल के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं अपने तालु का यूज करना पड़ेगा। कंठप की बात करेंगे तो अ, क, ख, ग, घ, ड, ह एंड विसर्ग। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मूर्धन्य की अगर बात करेंगे आप, तो आप इसे बोल के जब देखेंगे तो जीभ आपकी जो है टीथ के बिहाइंड वाले हिस्से पे लगेगी। और इसके एग्जाम्पल आपको कौन से हो जाएंगे? जैसे कि श्रा, ट, ठ, ड, ढ, व, र एंड मूर्धन्य, मूर्धन्य शा। ठीक है, अपर टीथ की बात, अपर टीथ का यूज होगा अगर दंतव्य में, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे? ता, था, द, ध, न, ला। ठीक है, अब आप देख लीजिए ऊ, लिप्स का यूज हुआ, ऊ लिप्स का फिर से यूज हुआ। पा, पा, वा, भा, मा, इन सब में आपका लिप्स का यूज हुआ होगा। अनुनासिक देख लीजिए, नाक का यूज होगा, डा, अगर आप सही से बोलेंगे तो वा, वा, ना, मा, और ये बिंदी। ये आपके उच्चारण के आधार पर कुछ है, तो आप इसे देख सकते हैं, बार बार याद भी कर सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि विशेषण आपने देख ही लिए, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त अक्षर भी हमने देख लिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पर्यायवाची शब्द हमने देख लिए, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रीवियस ईयर की क्लास है वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो तब तक आप देखिए, आपको अगर एनालिसिस चाहिए लगातार, अगर आप सिर्फ ये एनालिसिस भी देख के चले जाएंगे ना, तो आप ये समझिए आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बिकॉज एनालिसिस में क्या है, आपका सब सारे टॉपिक एक बार में कवर हो जाते हैं। तो हमें मिक्स क्वेश्चन करने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मिक्स क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एकदम से आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।